अब हम पढ़ने वाले हैं डीएसडी के बारे में। तो अगर हम डीएसडी के बारे में देखें तो सबसे पहला जो मेन चीज़ है कि अगर किसी भी बच्चे का जो सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, पहले वो देख लेते हैं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेसिकली तीन चार चीज़ें पे बेस्ड होता है। पहला अगर हम बात करें तो होता है क्रोमोसोम। तो पहला क्या रहता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम की बात करें तो जो रहता है सेक्स किस पे डिपेंड करता है कि अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम रहता है तो फीमेल, और एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है तो मेल। ये जो रहता है ये सबको नॉर्मली पता रहता है। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो डीएसडी कॉज करा सकती हैं? तो अगर हम बात करें तो जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कुछ हो सकते हैं उसमें एक एक्स जो है वो कम हो सकता है तो 45 एक्स हो। फिर अगर दूसरी बीमारी बात करें तो एक एक्स एक्स्ट्रा हो सकता है तो उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डबल एक्स वाई। 45 एक्स ओ जो रहता है वो रहता है टर्नर, और 47 डबल एक्स वाई रहता है क्लाइनफेल्टर। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है और इसमें डिजीजेज होते हैं। फिर जो एक होता है क्रोमोसोम में ही जो रहता है पेशेंट का जो क्रोमोसोम है वो कितना है 46 एक्स वाई, और साथ में उसके दो प्रॉब्लम हो सकती है। पहला तो हो सकता है कि उसमें एक कम है तो 45 एक्स ओ, और दूसरा है एक जो है नॉर्मल हो सकता है तो 45 एक्स वाई मेल के साथ 46 एक्स फीमेल है। तो इस तरीके से हो सकता है क्रोमोसोम। तो ये जो रहता है ये मोसाइचिज्म या मोसाइकिज्म बोलते हैं इसको, मोजाइक पैटर्न होता है ये। तो इस तरीके से मोजाइक। अब जो दूसरा फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है अगर हम बात करें क्रोमोसोम के बाद, तो जीन्स होते हैं। अब जीन्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है जीन SRY जीन। अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीन है वो रहा SRY जीन। तो SRY जीन जो क्या रहता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी बोलते हैं इसको। तो ये डिटरमाइन करेगा कि टेस्टिस बनेगा या नहीं, एक प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। दूसरा जो जीन रहता है वो रहता है NR5A1। तो NR5A1 जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है? एक तो एड्रिनल ग्लैंड बनाने के लिए। तो एड्रिनल ग्लैंड बनता है तो जो रहेगा सेक्स स्टेरॉइड सिक्रीट होंगे, और दूसरा गोनेड्स। तो जो गोनेडल रिज बनता है वो NR5 की वजह से होता है। जो पहला गोनेडल रिज बनता है वो NR5A1। अगर NR5A1 नहीं रहेगा तो क्या होगा, गोनेड्स सही से नहीं बनेंगे। तो ऐसे केस में जो बीमारियां होंगी अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर हम मेल की बात करें XY, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें गोनेडल डिसजेनेसिस हो सकता है। तो सबसे पहला गोनेडल डिसजेनेसिस, तो गोनेड्स बन नहीं रहे हैं। तो गोनेडल डिसजेनेसिस क्या होता है? दो तरह के होते हैं। अगर गोनेड्स की बात करें नहीं बन पा रहा है तो दो तरह से नहीं बनते हैं। पहला आइदर कंप्लीट जिसमें बिल्कुल भी गोनेड्स नहीं बन रहा है, वो स्ट्रीक गोनेड्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें बस फाइब्रस टिश्यू मिलता है। दूसरा रहता है पार्शियल। पार्शियल मीन्स क्या होता है कि थोड़ा सा गोनेट्स बन रहा है जिसकी वजह से जो रहते हैं थोड़े बहुत फंक्शंस प्रिजर्व हैं। तो ये गोनेडल डिसजेनेसिस। दूसरा अगर NR5A1 नहीं होगा तो एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो सकता है, एम्बिगुअस जेनेटिलिया। तो जो जेनेटल्स होंगे वो कैसे होंगे? एम्बिगुअस, क्योंकि एडिनल ग्लैंड सही से डेवलप नहीं कर रहा है। तीसरा क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो ये हो गया क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है। चौथा जो है सब कुछ सही रहे बट माइक्रो पेनिस हो सकता है, पेनिस स्मॉल रहे। फिर जो पांचवा अगर हम बात करें तो कैसा हो सकता है? हाइपोस्पेडियास की तरह प्रेजेंट कर सकता है अगर NR5A1 जीन का म्यूटेशन हो रहा है। और छठा जो रहता है वो रहेगा फीमेल अपियरिंग जेनाइटल्स। तो इस तरीके से XY में प्रेजेंटेशन हो सकता है। क्यों ऐसे प्रेजेंट हो रहा है कि गोनेडल रिज नहीं बना, गोनेट्स नहीं बने NR5A1 की वजह से। तो अगर कंप्लीट नहीं बना तो कुछ भी नहीं दिखेगा, पार्शियल भी नहीं बनता है तो उसमें जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी वो एम्बिगुअस जेनेटिलिया हो सकता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म हो सकता है, माइक्रोपेनिस हो सकता है, हाइपोस्पेडियास और फीमेल अपेयरिंग जेनाइटल्स। अब बात करें कि
फीमेल्स में कैसे प्रेजेंट करेगा? अगर फीमेल्स में यही सेम प्रॉब्लम अगर फीमेल्स में रहेगी तो उसमें क्या रहेगा, उसमें भी जो रहेगा ओवरी नहीं बनेंगी, तो क्या होगा, प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी। तो क्या हुआ, ओवरीज नहीं बना, गोनेडल रीज नहीं बनेगा तो ना ओवरी बनती है, ना गोनेट्स, ना टेस्टिस बनेगा, तो प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशियंसी होगा। फिर दूसरा रहेगा, अगर थोड़ा बहुत अगर बन भी गया तो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाएगा, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलता है। फिर और क्या मिलता है, जो पेशेंट रहेगी उसको एमेनोरिया होगा, एमेनोरिया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी। ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी में क्या होता है, ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है। इसमें जो मेल और फीमेल सेक्स होते हैं वो सेक्सुअल टिश्यू एक ही जो बॉडी होती है, जैसे ये रहा टेस्टिस, और इसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पार्ट इसका जो रहेगा ये ओवरीज का रहेगा, तो ये ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी हो गया। तो इस तरीके से हमने बात किया दूसरा जीन। अब बात करें तीसरा जीन जो इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है विल्स ट्यूमर 1 जीन। तो विल्स ट्यूमर 1, तो विल्स ट्यूमर 1 जीन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या बनता है, किडनी और गोनेट्स। तो अगर गोनेट्स नहीं बना तो क्या होगा, स्ट्रीक गोनेट्स, स्ट्रीक गोनेट्स होंगे। तो इस तरीके से ये जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। अब जेनेटिक फैक्टर्स के बाद अगर हम बात करें जो तीसरा चीज़ अब सेक्स डिटरमाइन करता है वो होता है हार्मोन्स। तो ये सब कुछ जो रहता है ये तीसरा चीज़ हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स में एंड्रोजन जो रहता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होगा, एंड्रोजन्स। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, शुरुआत करें एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये जो रहेगा फीमेल स्ट्रक्चर जो बनता है यूजुअली कोई भी सेक्स जो रहता है टिश्यूज़ की बात करें तो फीमेल में डेवलप होती हैं। तो मेल बनाने के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो कि मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट करती है, तो मेल स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। दूसरा, फीटल टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत पड़ती है। तो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो किस में चेंज होता है, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो फिर किस पे काम करता है, एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो ये 4 चीज़ें जो रहती हैं ये सेक्स डिटरमाइन करती हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट है जो जीन में ही रहता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, वो उसको अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन। तो जीन्स में ही एक अलग जो चीज़ होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है उसको हम जीन में ही मान सकते हैं, वो होता है सूडो ऑटोसोमल रीजन। तो सूडो ऑटोसोमल रीजन क्या होता है जो सेक्स डिटरमाइन करता है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम ड्रॉ करते हैं एक्स क्रोमोसोम, ये रहा एक्स क्रोमोसोम और ये रहा वाई क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है, वाई वाला लंबा रहता है एक्स का छोटा रहता है, वो डिफरेंट होते हैं, बस एक जगह जो रहते हैं सेम रहते हैं, एकदम टिप पे रहते हैं, सेम रहते हैं, जो एंड रहता है दोनों का, इसको बोलते हैं सूडो ऑटोसोमल रीजन। अब यूजुअली होता क्या है कि अगर हम बात करें तो जो ऊपर वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं प्राइमरी सूडो ऑटोसोमल रीजन, ये प्राइमरी है, और जो नीचे वाले होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। तो जो अगर हम बात करें टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है या SRY जीन, वो वाई क्रोमोसोम में होता है। तो होता क्या है कि कई बार SRY जीन जो रहता है ये वाई क्रोमोसोम से एक्स क्रोमोसोम में जो ये सूडो ऑटोसोमल रीजन होता है वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो इससे होगा क्या कि जो अगर ये जो एक्स क्रोमोसोम है अगर ये बच्चे में ट्रांसफर हुआ तो बच्चे का सेक्स कैसा होगा, मेल होगा, मेल होगा। तो मेल कैसा होगा, फिनोटाइप, तो मेल फिनोटाइप होगा। बट अगर हम बात करें कि उसका जीनोटाइप कैसा होगा, तो जीनोटाइप कैसा होगा, फीमेल का, जीनोटाइप फीमेल का। तो क्योंकि वो 2 एक्स क्रोमोसोम उसके गए हैं और एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या ट्रांसफर हुआ है, ये सूडो ऑटोसोमल रीजन में SRY जीन। तो इसकी वजह से जो होता है मेल सेक्स डेवलप करता है और इसको बोलते हैं ला चैपल सिंड्रोम। तो क्या बोलेंगे इसको, ला चैपल सिंड्रोम।
तो ला चैपल सिंड्रोम हो गया ये। और इसमें हम देख सकते हैं सेक्स का क्या हो गया, रिवर्सल हो गया। अंदर से क्या है वो 46XX और बाहर से क्या है मेल। और इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी सिंड्रोमिक डिजीज नहीं होता है, कोई भी और पैथोलॉजी नहीं होती है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल मेल होगा, बस थोड़े से जो फीचर्स होंगे, टेस्टिस भी नॉर्मली डेवलप करता है, बट थोड़ी छोटी रहेगी, बट प्रॉपरली फंक्शनिंग होगी। तो ये लार्ज एप्पल सिंड्रोम होता है, इसलिए इसको 46XX मेल भी बोलते हैं। तो 46XX मेल सिंड्रोम। तो ये जो रहता है, ये कुछ चीजें होती हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करती हैं। तो हमने देख लिया सेक्स को डिटरमाइन करने वाली चीजें क्या हो गई, डीएसडी। से पहले अगर हम सेक्स की डिटरमाइन करने वाली चीजें देखें तो क्या हो गया, क्रोमोजोम हो गया। क्रोमोजोम से मेल और फीमेल डिसाइड होता है, जिसके पे वाई क्रोमोजोम रहेगा वो मेल होगा। फिर हम उसके बाद जीन्स की बात कर रहे थे। जीन्स में 3 जीन्स, SRY जीन, NR5A1 और WT1 जीन्स। फिर हार्मोन्स की बात कर रहे थे। हार्मोन्स में एंटी मुलेरियन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, डायडोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स। तो ये चीजें रहती हैं। फिर फाइनली जो जीन्स में एक नया कॉन्सेप्ट आया है वो है सूडो ऑटोसोमल रीजन। उसमें जो रहता है SRY जीन ट्रांसफर होता है, और जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं ला चैपल सिंड्रोम। तो ला चैपल सिंड्रोम होता है। तो अब अगर हम बात करें ला चैपल सिंड्रोम के बाद कि ये सब चीज़ें जो रहती हैं, अगर इसमें कोई भी वेरिएशन होगा, किसी भी तरीके का वेरिएशन होता है किसी भी लेवल पे, तो जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं DSD या एम्बिगुअस जेनेटिलिया होगा, जिसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, जिसको पहले हम बोलते थे इंटर सेक्स डिसऑर्डर। अब जो है इसको अब बोला जाता है, तो इसको अब बोला जाता है DSD। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें DSD, तो जो रहेगा, पहला अगर हम बात करें तो पहला क्या हो गया, पहला जो DSD रहेगा सेक्स क्रोमोसोमल DSD होगा। सेक्स क्रोमोसोमल DSD। तो सेक्स क्रोमोसोमल DSD की बात करें तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जो 3 बीमारियां हैं। पहला पहला होगा टर्नर सिंड्रोम। पहला हो गया टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में अगर हम बात करें तो क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम कम होगा, तो इसको 45X बोलते हैं या XO बोलते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी बीमारी होगी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ये हो गया क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। तो क्या हो गया, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। अगर हम इसकी बात करें क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम में, तो एक ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या रहता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें 47XY, और इसमें और भी वेरिएंट्स मिलते हैं जो इन्हीं के साथ डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइन फेल्टर वेरिएंट्स। फिर जो अगला होता है मिक्स्ड टाइप का होता है, मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस या काइमेरिज्म। तो अगर हम बात करें, एक होता है मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस, इसमें क्या रहता है, मेल फीमेल दोनों क्रोमोसोम जो रहते हैं मिक्स रहते हैं। और दूसरा क्या रहता है, काइमेरिज्म। काइमेरिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है दोनों। तो इसमें जो डिफेक्ट मिलेगा अगर हम बात करें तो मिक्स्ड में या काइमेरिज्म में क्या मिलेगा, इसमें एक सेल में तो क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम कम होगा, और दूसरे में जो रहेगा नॉर्मल XY के साथ ही मिल रहा है। और काइमेरिज्म किसको बोलेंगे, अगर यही सेम 46XY मेल है और फीमेल भी है तो उसको बोलेंगे काइमेरिज्म। तो ये काइमेरिज्म रहता है। तो ये हो गया क्रोमोसोमल DSD, सेक्स क्रोमोसोमल DSD। अब जो अदर टाइप का DSD है वो एक मेल DSD होगा जिसको बोलेंगे 46XY, और दूसरा फीमेल होगा जिसको बोलेंगे 46XX। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं फीमेल DSD का, क्योंकि उसमें कम पैथोलॉजी होती है। तो 46 जो रहता है XXDSD। तो 46XXDSD। अब 46XXDSD की बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो क्यों होगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन अराइज होता है क्यों होगा DSD। तो सबसे पहले क्या होगा, गोनेट्स जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा, पहला डिसऑर्डर किसका होगा, डिसऑर्डर ऑफ गोनेडल डेवलपमेंट। ये गोनेट्स डेवलपमेंट जो प्रॉब्लम होगी ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। तो गोनेडल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो पहला कैटेगरी ये होगा। अब इसमें बात करें तो गोनेट्स अगर डेवलप नहीं करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी होगी,
वो होगी ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी। और यही ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी जो रहेगा रिस्पॉन्सिबल किस में होगा, मेल्स में भी होगा। पहले हम फीमेल्स में देते ले लेते हैं। फिर दूसरा गोनेडल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होगा, वो किस वजह से होगा, हमने ऊपर जो जीन पढ़े थे वो रहता है NR5A1 और विल्स ट्यूमर वाला, NR5A1 और विल्स ट्यूमर 1 जीन। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो गोनेड्स प्रॉपरली बनते नहीं है। और तीसरा जो रहेगा गोनेड्स कोई सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है, तो सिंड्रोमिक फॉर्म भी बोलेंगे उसको। तो मेनली जो रहता है वो टेस्टिकुलर डीएसडी और विल्स ट्यूमर 1 NR5A1, इसकी वजह से गोनेड्स डेवलप नहीं कर रहे हैं। फिर जो अलग कैटेगरी होगी फीमेल्स में, अगर मिल रहा है तो क्यों मिलेगा, क्योंकि फीमेल्स में क्या हो रहा है, एंड्रोजन जो रहता है वो एक्सेस हो रहा है। एंड्रोजन एक्सेस हो रहा है तो जो रहेगा फीमेल्स में जो रहेगा वो मिलेगा। तो एंड्रोजन एक्सेस किस वजह से मिलता है, पहला अगर हम बात करें तो एरोमेटेज एंजाइम जो रहता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो एरोमेटेज एंजाइम, एरोमेटेज क्या करता है, पेरिफेरल कन्वर्जन कराता है। तो सबसे पहले बात करें एरोमेटेज डेफिशिएंसी। एरोमेटेज को दूसरा नाम क्या होता है, CYP19A1। तो एरोमेटेज की डेफिशिएंसी। दूसरा जो रहता है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें कई सारे होते हैं वो बाद में देखते हैं। फिर तीसरा आता है ल्यूटियोमा। ल्यूटियोमा रहता है तो उसमें भी एंड्रोजन ज़्यादा होता है। और चौथा अगर कोई अलग से एंड्रोजन सप्लीमेंट्स ले रहा है जिसको बोलेंगे एट्रोजेनिक। तो एट्रोजेनिक इस वजह से एंड्रोजन एक्सेस होगा और फीमेल्स में डीएसडी मिल सकता है। फिर जो तीसरा अगर ग्रुप बात करें जो कि इन दोनों कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है, तो इसलिए हम उसको अलग कैटेगरी में, ना उसमें एंड्रोजन की प्रॉब्लम आ रही है ना गोनेडल डिसऑर्डर आ रहा है, तो वो जो रहता है बेसिकली एक तरीके से अनक्लासिफाइड है। अनक्लासिफाइड है। तो इसमें जो आता है बेसिकली अगर हम बात करें तो कौन सा रहता है डिसऑर्डर, MRKH। तो इसमें आता है MRKH सिंड्रोम रहता है, ये रहता है। बाकी और जितने भी आएंगे सब अनक्लासिफाइड में आएंगे। तो फीमेल डीएसडी की बात कर लिए। अब बात करते हैं मेल डीएसडी जो कि इम्पोर्टेंट होता है। मेल डीएसडी में ज़्यादा पैथोलॉजी होती है। तो अब बात करते हैं मेल डीएसडी की। तो मेल डीएसडी क्या होगा, 46XY डीएसडी भी बोलते हैं इसको। तो इसमें होगा 46XY डीएसडी। तो इसमें सबसे पहला जो डीएसडी होगा जो फीमेल्स की तरह होगा, क्या होगा, गोनेड्स का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो गोनेडल डेवलपमेंट डिसऑर्डर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोनेडल डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये जो रहता है इसकी वजह से डीएसडी हो रहा है। अब कौन कौन सी पैथोलॉजी होगी जो गोनेड्स के डेवलपमेंट में करेगी, तो जो हमने 3 जीन्स पढ़े थे उसकी वजह से उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए। तो पहला जीन कौन था, जो 3 जीन थे, SRY जीन। दूसरा था अगर हम बात करें तो NR5A1 जीन। और तीसरा जो था वो था WT1 जीन। ये जो 3 जीन है इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा हमने फीमेल्स में पढ़ा था ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी। तो ये भी इसमें भी यही सेम कॉज होगा, ओवो टेस्टिकुलर डीएसडी, क्योंकि ये नहीं पता होता मेल है फीमेल है, तो ये पैथोलॉजी दोनों में ही होगी, एम्बिगुअस जेनेटिलिया होता है। फिर जो तीसरा जो कॉज था वो क्या था, टेस्टिस रिग्रेशन। टेस्टिस रिग्रेस कर जाए तो इस वजह से भी होता है। कई बार क्या होता है बाद में चल के टेस्टिस रिग्रेस हो जाता है, आइदर एक्टोजेनिक या किसी और फैक्टर्स की वजह से। और चौथा सिंड्रोम। तो बहुत सारे सिंड्रोम होते हैं उनमें भी होता है टेस्टिस सही से काम नहीं करता है, तो वो सिंड्रोमिक फॉर्म भी इसी में आएंगे, गोनेडल डिजेनेसिस। फिर अब जो दूसरा डिसऑर्डर होगा, तो अगर हम बात करें सारा का सारा जो मेन चीज़ होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एंड्रोजन से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या होगा, एंड्रोजन की सिंथेसिस सही से नहीं हो रही है। तो क्या एंड्रोजन सिंथेसिस जो है वो सही से नहीं हो रहा है, एंड्रोजन की कमी है। तो एंड्रोजन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, एंड्रोजन की कमी है, तो इसमें जो बीमारियां होंगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्या होगा, कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। इसमें एंड्रोजन की सिंथेसिस नहीं होती है। फिर जो अगर हम बात करें दूसरा जो रहता है, इसमें अगर हम बात करें तो एंड्रोजन सिंथेसिस जो रहता है एंजाइम्स डेफिशिएंट हो जाए, एंड्रोजन बायोसिंथेसिस डिफेक्ट। तो इसमें जो रहता है HSD17B3 इसका डेफिशिएंसी हो जाता है।
और दूसरा जो रहता है SRD5A2, ये दोनों एंजाइम होते हैं और किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एंड्रोजन बायोसिंथेसिस। एंड्रोजन जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है उसकी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एंड्रोजन बायोसिंथेसिस जो रहता है उसके लिए रहते हैं। तो ये जो HSD17B3 और SRD, तो एक हो गया शरद, शरद याद कर सकते हैं, और दूसरा HSD। तो ये दो रहते हैं, वो एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी। फिर हमने कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया पढ़ लिया, उसमें स्टार, पोर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फिर तीसरा जो रहता है डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं स्मिथ लैमली ऑपिज। तो स्मिथ लैमली ऑपिज सिंड्रोम, इसमें भी जो रहता है एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होने लगती है। और जो अगला डिसऑर्डर होता है, अगर प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ से पहले की बात है, तो ऐसे केस में प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो रही है या किसी एंडोक्राइन डिसरप्शन हो रहा है, कोई मदर ने जो ड्रग लिया है जिसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, जैसे कि थैलेमेट, आयोथैलेमेट और ये सब चीज़ें जो रहती हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर होते हैं। तो इस वजह से जो रहता है एंड्रोजन जो रहता है बाय बर्थ कम रहता है और पेशेंट जो है DSD के साथ प्रेजेंट कर सकता है। फिर अब एंड्रोजन के बाद अगर हम बात करें कि एंड्रोजन तो सही है, एंड्रोजन सही है, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एंड्रोजन के जो रिसेप्टर्स है वो गड़बड़ है। तो एंड्रोजन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोजन एक्शन। तो एंड्रोजन एक्शन एंड्रोजन किसके थ्रू एक्शन करता है? तो एंड्रोजन रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये दो तरीके का रिस्पॉन्स दे सकता है। इसको आइदर बोलेंगे कंप्लीट, जो है कंप्लीट काम नहीं कर रहा है बिल्कुल तो उसको बोलेंगे कंप्लीट, और थोड़ा बहुत काम करेगा तो उसको बोलेंगे पार्शियल। तो ऐसे केस में अगर एंड्रोजन रिसेप्टर सही से काम नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। तो क्या हो गया ये? एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी ये हो गया। इसकी वजह से एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी, एंड्रोजन पहला तो था कि एंड्रोजन कम बन रहा है, दूसरा एंड्रोजन रिसेप्टर बन रहा है लेकिन उसके रिसेप्टर पे वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, एंड्रोजन रिसेप्टर के एक्शंस। फिर अगर हम बात करें तो कई बार क्या रहता है, एंटी मुलेरियन हार्मोन जो रहता है उसकी प्रॉब्लम आती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो अगर हम बात करें क्या हो रहा है? AMH जो रहता है वो परसिस्ट कर जाता है, परसिस्ट नहीं, AMH कम हो जाता है। तो AMH अगर कम हो जाएगा या उसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? मुलेरियन डक्ट परसिस्ट कर जाएगी। तो इसको बोलेंगे परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम। तो ये हो गया परसिस्टेंट मुलेरियन डक्ट सिंड्रोम, ये हो गया। फिर अगला जो रहता है वो रहेगा ग्रुप ऑफ ऐसे डिसऑर्डर्स जिसमें बाय बर्थ अगर हम बात करें तो जो रहता है DSD दिखता है, बट वो इनमें से किसी से भी रिलेटेड नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? अनक्लासिफाइड ग्रुप होगा। और अनक्लासिफाइड ग्रुप में क्या आएगा? एपिस्पेडियाज, हाइपोस्पेडियाज। इसमें क्या रहता है, कई बार इतने सीवियर एपिस्पेडियाज, हाइपोस्पेडियाज रहते हैं कि वो DSD की तरह प्रेजेंट करता है। तो हम बात करें हाइपोस्पेडियाज, तो कुछ ऐसे हाइपोस्पेडियाज के ग्रुप होते हैं जो अननोन कैटेगरीज में आते हैं, हाइपोस्पेडियाज। फिर हो गया एपिस्पेडियास, तो एपिस्पेडियास हो गया और हाइपोस्पेडियास हो गया। फिर जो तीसरा रहता है सिंड्रोम्स, तो सिंड्रोम्स जो रहता है वो कुछ एसोसिएटेड रहते हैं DSD के साथ। तो ये ओवरऑल हमने देखा DSD की क्लासिफिकेशन। तो अगर हम बात करें DSD, तो DSD की बात करें तो तीन तरह के DSD होते हैं। एक होता है सेक्स क्रोमोसोमल DSD, दूसरा होता है फीमेल DSD और तीसरा होता है मेल DSD। अगर सेक्स क्रोमोसोमल की बात करें तो सेक्स क्रोमोसोमल में बेसिकली या तो एक्स क्रोमोसोम है नहीं, कम हो गया तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, या एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है तो उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं, और उसके में भी कुछ वेरिएंट्स मिलते हैं। या एक बोलते हैं एक ही बॉडी सेल्स में दो अलग टाइप के होते हैं, अगर मेल फीमेल दोनों मिल रहा है तो उसको काइमेरिज्म मिल बोलते हैं, और अगर मेल के साथ अगर गोनेडल डिसजेनेसिस वाला मिल रहा है जैसे कि 45X, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड गोनेडल डिसजेनेसिस। अब बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल जो रहता है तीन तरह के हो सकते हैं। फीमेल में DSD क्यों मिलेगा? एक तो गोनेड का डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, और गोनेड का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनको आइदर ओवो टेस्टिकुलर DSD है या
जो रहता है NR5A1 का और WT1, ये जो 2 जीन इनका म्यूटेशन है या किसी सिंड्रोम से एसोसिएटेड हो सकते हैं। फिर दूसरा होता है एंड्रोजन एक्सेस हो सकता है। तो फीमेल्स में अगर एंड्रोजन बहुत ज़्यादा रहेगा तो DHD मिल सकता है। तो एंड्रोजन एक्सेस कैसे हो सकता है कि जो पेरिफेरल कन्वर्जन है वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज एरोमेटेज एंजाइम की कमी है। दूसरा, फीमेल है उसमें कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो गया है, तो उससे होता क्या है कि उनमें विरिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ल्यूटियोमा है और चौथा एट्रियोजेनिक कॉज है। फिर एक अनक्लासिफाइड डिजीज होता है जो मेयर टोकिटास्की ट्यूमर भी बोलते हैं जिसको MRKH सिंड्रोम। फिर अगला जो रहता है, अगर हम बात करें तो मेल्स की, तो मेल्स में जो रहेगा, मेल्स में अगर हम बात करें तो मेल्स में टोटल 5 तरह के होते हैं। पहला होता है गोनेडल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। गोनेड्स क्यों नहीं डेवलप कर रहा है? क्योंकि SRY जीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए उसकी डेफिशिएंसी है, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया। दूसरा NR5A1, NR5A1 जो रहता है एड्रिनल और गोनेड्स रीज, जो गोनेडल रीज होता है NR5A1 के प्रेजेंस में बनता है। और तीसरा विल्म्स ट्यूमर 1, इसमें म्यूटेशन हो जाए। फिर जो अगला रहता है ओवो टेस्टिकुलर DHD अगर मेल में हो जाए या टेस्टिस जो है रिग्रेस कर जाए या सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है। फिर दूसरा रहे कि एंड्रोजन की कमी है। तो एंड्रोजन की कमी किस में हो सकती है? यूजुअली एंड्रोजन कब बनता है शरीर में? जब कोलेस्ट्रॉल पाथवे में कोई प्रॉब्लम रहे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पाथवे में अगर प्रॉब्लम रहती है तो एंड्रोजन की बायोसिंथेसिस नहीं हो पाती, जिसमें कौन से एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है? HSD17 और SRD5A2, ये दो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। दूसरा कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इसमें बहुत सारे मल्टी स्पेक्ट्रम एंजाइम डेफिशिएंसी होती है जिसको अभी डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा जो रहता है वो होता है स्मिथ लेमेली ऑफिस सिंड्रोम। स्मिथ लेमेली ऑफिस सिंड्रोम में भी एंड्रोजन की कमी हो जाती है। चौथा, जब बच्चा पेट में रहता है तो प्लेसेंटा में ही कोई प्रॉब्लम है, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, या मदर ने कोई ऐसा ड्रग यूज किया है जिसकी वजह से एंड्रोजन कम बनता है, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन डिसरप्शन। फिर अब एंड्रोजन तो सही है, बट एंड्रोजन जो है एंड्रोजन रिसेप्टर्स की में प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्स सही से नहीं दिखा पा रहा है। तो आइदर जो कम्प्लीटली एब्सेंट रिस्पॉन्स रहता है तो ऐसे केस में बोलेंगे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी। तो कंप्लीट अगर रिस्पॉन्स नहीं दिखा पा रहा है या तो पार्शियल, तो ये 2 कैटेगरी के होते हैं। फिर जो एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है वो जो रहता है मेल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो मुलेरियन डक्ट जो रहता है वो परसिस्ट कर जाता है, क्योंकि नॉर्मली जो रहता है वो सेक्स जो रहता है फीमेल का ही रहता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन चाहिए होता है फॉर मेकिंग टेस्टिस। फिर अगर हम बात करें कुछ अनक्लासिफाइड डिजीज होती हैं जिसमें हाइपोस्पेडियाज एपिस्पेडियाज सिंड्रोम्स कुछ होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम जिसमें हाइपोस्पेडियास मिलता है, ये सब एसोसिएटेड रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं जो क्लाइनफेल्टर टर्नर, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 सिंड्रोम में डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो रहेगा वो है स्मिथ नॉर्मली हॉपिज सिंड्रोम में। दूसरा जो सिंड्रोम है वो है लार्ज चैपल सिंड्रोम, जिसको 46XX मेल भी बोलते हैं। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो स्मिथ लेमेली ऑफिस में क्या होता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब बात करें लार्ज चैपल सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है 46XX मेल, तो इसमें क्या रहता है 46XX मेल रहता है। फिर जो क्लाइनफेल्टर रहते हैं इसमें एक्स्ट्रा जो रहता है एक्स क्रोमोसोम रहता है। तो इसमें जो रहता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एक्स रहेगा, कई बार 2 एक्स्ट्रा रहते हैं, तो ये वेरिएंट होता है। तो जितना एक्स्ट्रा जाएगा उतना नंबर बढ़ता जाता है। नॉर्मल 46 होता है, एक एक्स्ट्रा पे 47, 2 एक्स्ट्रा पे 48 हो जाएगा। तो अगर हम स्मिथ लेमेली की बात करें तो इसमें जो डिसऑर्डर बेसिकली होता है स्टेरॉइड जो रहता है सही से बन नहीं पाता है, स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस जो रहता है वो नहीं होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो एंजाइम होता है 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज, तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल रिडक्टेज जो एंजाइम रहता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ही कम होता है, तो एंड्रोजन ही कम बनेगा। इसको बोलेंगे स्मिथ लेमेली ऑफिस सिंड्रोम। इसमें जो है सिंथेसिस नहीं हो पा रही है। जबकि लार्ज एप्पल की बात करें तो लार्ज एप्पल में क्या होता है, जो रहेगा 46XX क्रोमोसोम रहता है, बट इसमें जो रहता है बेसिकली जो सेक्स रहता है मेल का रहता है, इसलिए इसको टेस्टिकुलर DHD भी बोलते हैं या सेक्स रिवर्सल भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जो SRY जीन रहता है ऑन Y क्रोमोसोम पे SRY जो रहता है उसका ट्रांसलोकेशन हो जाता है X क्रोमोसोम पे,
तो जिसकी वजह से ला चैपल सिंड्रोम होता है। अब बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, तो इस ये जो है एक सेक्स क्रोमोसोम डीएसडी है, अभी हमने जो देखा था। तो इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आती है कि वो एक्स क्रोमोसोम जो रहता है वो एक्स्ट्रा क्यों आ जाता है, क्योंकि वो चिपका रह जाता है, निकल नहीं पाता है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। तो मियोटिक नॉन डिसजंक्शन की वजह से एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। अब बात करते हैं गोनेट्स की। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टेस्टिस, तो यूजुअली जो रहता है स्मिथ में जो है डिस जेनेटिक टेस्टिस मिलता है। डिस जेनेटिक मिलेगा मतलब किसी काम का नहीं रहता है। लार्ज एप्पल में अगर हम बात करें तो लार्ज एप्पल जो रहता है बेसिकली इसमें टेस्टिस नॉर्मल रहता है, इसीलिए इसको 46XX मेल भी बोलते हैं। नॉर्मल टेस्टिस होता है, फंक्शन नॉर्मल रहता है, बट साइज में बस स्मॉल रहता है, बाकी ओवरऑल नॉर्मल रहता है। जबकि क्लाइनफेल्टर में अगर हम बात करें तो टेस्टिस स्मॉल तो होता ही है, फॉर्म तो होता ही है, काम भी नहीं करता है, क्योंकि उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। स्मिथ लेमली ऑफिस की बात करें तो इसमें जो यूजुअली जो रहता है एक्स वाई क्रोमोसोम ज़्यादा कॉमन होता है, ऑल्दो इसमें एक्स एक्स और एक्स वाई दोनों मिलता है, बट एक्स वाई ज़्यादा कॉमन होता है। तो अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो रहता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो जो पेनिस रहता है कई बार एम्बिगुअस रहता है, एम्बिगुअस पता नहीं चलता है मेल है या फीमेल है, और अगर रहता भी है तो बहुत छोटा माइक्रो पेनिस रहेगा, हाइपोस्पेडियाज या अंडर विलियलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों होगा कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से एंड्रोजन जो रहेगा वो कम रहेगा। अब एंड्रोजन जो कम रहेगा तो उसकी वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन की कमी हो जाती है, और पूरा का पूरा जो रहता है एम्बिगुअस जेनेटिलिया मिलेगा। एंड्रोजन कमी होने वजह से जो एक्सटर्नल जेनेटल्स हैं वो डेवलप नहीं करते हैं। जबकि अगर हम बात करें स्मिथ की बात करें लार्ज एप्पल में, तो लार्ज एप्पल जो रहता है मेल दिखता है पूरा, इसमें जो रहता है टेस्टिस नॉर्मल रहती है और छोटी रहती है, और पेनिस भी छोटा रहता है, क्योंकि इसमें जो रहता है क्रोमोसोम एक्स एक्स का रहता है, तो इसमें भी उतना सफिशिएंट एंड्रोजन नहीं होता है जितना होना चाहिए, बट फिर भी कंपेयर टू अदर इसमें नॉर्मल रहता है, और कई बार हाइपोस्पेडियास मिल सकता है। तो अगर हम बात करें कि क्लाइनफेल्टर, तो क्लाइनफेल्टर भी नॉर्मल मेल है, तब ये सारे के सारे मेल है, तभी हम गोनेट्स और एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो इसमें क्या रहता है, इसमें स्मॉल पेनिस मिलता है, और टेस्टिस जो रहते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, इस वजह से कई बार इनफर्टिलिटी भी मिलता है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, ये तो एक्सटर्नल हो गए, हमने देख लिया टेस्टिस, अब और इसमें देख लिया पेनिस, ऑलमोस्ट सब में छोटे ही रहते हैं। फिर अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले है स्मिथ लेमली ऑफिस। स्मिथ लेमली ऑफिस में क्या होगा कि जो उल्फियन डक्ट है वो पुअरली डेवलप्ड रहता है। उल्फियन डक्ट पुअरली डेवलप्ड का मतलब क्या है, यूजुअली जो रहता है मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, फीमेल स्ट्रक्चर बनते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि मुलेरियन रिग्रेस हो जाती है, वो तो रहता है कि हाँ चलो मुलेरियन डक्ट गायब हो गई। अब उल्फियन डक्ट का काम होता है मेल जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि सेमानी वेसाइकल, एपिडिडाइमिस और बास, इसको बनाना। तो ये जो रहता है ये उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो रहता है एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी रहती है कोलेस्ट्रॉल की कमी की वजह से, तो नहीं बन पाता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं। फिर अगर हम बात करें लार्ज एप्पल की, तो लार्ज एप्पल मेल होता है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेल होता है, क्यों, क्योंकि अंदर कोई भी यूट्रस और ओवरीज नहीं होती हैं, एसआरवाई इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, पूरा अच्छे से ट्रांसफर हो गया एसआरवाई, तो अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है बिल्कुल मेल रहेगा। और क्लाइनफेल्टर की बात करें तो वो तो उसका क्रोमोसोम ही मेल है, तो वो मेल ही रहेगा, नॉर्मल डक्ट बनता है। अब बात करते हैं प्यूबर्टी पे क्या होता है। तो प्यूबर्टी अगर होगा तो अब इसमें स्टेरॉइड की ही प्रॉब्लम है, स्टेरॉइडोजेनेसिस नहीं हो रहा है, तो विरिलाइजेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, प्यूबर्टी हिट नहीं कर पाता है, एंड्रोजन उतने सफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। जबकि अगर हम बात करें लार्ज एप्पल में, तो लार्ज एप्पल में क्या होता है, लार्ज एप्पल में जो रहता है नॉर्मल होता है प्यूबर्टी कई बार, और कई बार थोड़ा कभी कभी अंडर विरिलाइज्ड हो जाता है, यूजुअली जो रहता है नॉर्मल रहता है। अगर हम क्लाइनफेल्टर की बात करें तो क्लाइनफेल्टर में हाइपोगोनेडिज्म मिलता है, छोटा टेस्टिस मिलेगा, और पेशेंट को गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो ज़्यादा रहता है, इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है, इस वजह से एस्ट्रोजन ज़्यादा रहेगा, तो थोड़े बहुत फीमेल्स के फीचर आते हैं। फिर अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी के बारे में, तो जो रहता है स्लो वाले जो रहते हैं स्मिथ लेमली ऑफिस, वो इनफर्टाइल होते हैं, उसमें जो टेस्टिस रहता है बिल्कुल काम नहीं करता है, और जो ये रहता है ये
लार्ज एप्पल सिंड्रोम, ये भी इनफर्टाइल होते हैं, क्लाइनफेल्टर वाले भी इनफर्टाइल होते हैं। तो इनफर्टिलिटी तीनों में कॉमन होती है। हार्मोनल पैटर्न की अगर हम बात करें तो जो इसमें रहेगा, हम क्या पढ़ रहे थे कि स्लो सिंड्रोम में कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम बन रहा है। अब कोलेस्ट्रॉल कम बनने का क्या मतलब है? कोलेस्ट्रॉल कम बनता है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन रहेगा कम रहेगा और 7-DHC जो रहेगा वो बड़ा रहता है। तो इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है 7-DHC जो प्रिकर्सर रहता है वो बड़ा रहेगा। तो 7-DHC बड़ा रहेगा और LH-FSH वेरिएबल रहते हैं। तो मेन हमें क्या याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा। जबकि अगर हम चैपल सिंड्रोम की बात करें, चैपल सिंड्रोम जो रहता है अर्ली चाइल्डहुड में टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा क्योंकि SRY जीन है, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो शायद कम हो जाए। तो यूजुअली ये नॉर्मल रहते हैं। इसमें जो रहता है इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, रेस्ट थिंग सेम रहता है। फिर अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कम रहता है और एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है बिकॉज ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, टेस्टोस्टेरोन कम रहता है। अब टेस्टोस्टेरोन कम रहेगा तो LH-FSH ज़्यादा रहेगा। यही चीज़ जो रहता है अगर हम बात करें स्लो सिंड्रोम में तो वो वेरिएबल रहता है, LH-FSH जो रहता है वेरिएबल रहेगा। फिर अदर अगर हम बात करें तो लार्ज एप्पल में जो लार्ज एप्पल होता है कोई भी अदर एनोमलीज नहीं होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मेल XX, क्योंकि इसमें कुछ और नहीं मिल रहा है, सिर्फ इनफर्टाइल रहता है कपल जो रहता है, उनको बच्चे नहीं होते हैं, बाकी ऐसा कुछ और नहीं मिलता है। जबकि अगर हम बात करें स्लो सिंड्रोम में तो स्लो सिंड्रोम में क्या रहता है, जो चेहरा रहता है अजीब सा रहता है, चेहरे फेशियल एनोमलीज मिल सकती हैं, दिमाग में भी कोई CNS में भी प्रॉब्लम रहती है, और सिंग डक्टाइली मिलता है। सिंग डक्टाइली, सिंग मैंने चिपके हुए रहते हैं, डक्टाइली फिंगर्स जो रहेंगे साथ में चिपके रहेंगे, अजीब सा चेहरा रहेगा। तो वो जो चेहरा अजीब सा रहता है उसको ढकने के लिए पूरे फिंगर्स आपस में चिपक जाते हैं ताकि जब भी चेहरे पे हाथ रखें तो चेहरा पूरा कवर हो जाए। तो ये अपना चेहरा और सर छुपा लेता है। तो ये जो रहता है अगर हम बात करें स्लो सिंड्रोम जिसको बोलते हैं स्मिथ लेमली ओपिज, स्मिथ लेमली ओपिज सिंड्रोम। जबकि अगर हम बात करें क्लाइनफेल्टर में तो ये इसमें बहुत ही लंबा होता है, स्ट्रेचर बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। बट ये जो लंबे रहते हैं इनमें जो रहता है ये टांगे बहुत लंबी लंबी रहेंगे, सब कुछ लंबा रहेगा, बट मसल मास बहुत कम रहता है। ये ऐसा नहीं होता है कि बॉडी बिल्डर होते हैं, क्योंकि इसमें टेस्टोस्टेरोन उतना सफिशिएंट नहीं रहता है, मसल मास कम रहता है क्योंकि एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, और शरीर पे बाल भी नहीं होते हैं। तो बॉडी हेयर कम रहेगा और गायनिकोमेस्टिया रहेगा, यहाँ पे गायनिकोमेस्टिया रहेगा। तो ये प्रॉब्लम रहती है क्लाइनफेल्टर के सिंड्रोम में, इसलिए इनमें जो रहता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करना पड़ता है कई बार। फिर अब हम बात करें 3 अदर जो डिजीजेज हैं वो कौन सी होती है। एक जो होता है मुलेरियन एजेनेसिस जिसको बोलते हैं MRKH, फिर दूसरा होता है टर्नर सिंड्रोम और तीसरा होता है ओवो टेस्टिकुलर DSD। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मुलेरियन एजेनेसिस की, तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो फीमेल का ही होगा, 46XX होगा। तो ये बेसिकली XX मतलब फीमेल, जो कैरियोटाइप होगा फीमेल का। टर्नर में भी X है तो इसको भी क्या बोलेंगे, फीमेल रहेगा। और कई बार इसमें मोजाइक पैटर्न भी मिलता है। मोजाइक का मतलब होता है आधे सेल्स नॉर्मल है और आधे 45X हैं, बट ओवरऑल फीमेल दिख रहा है। और ओवो टेस्टिकुलर DSD जो रहता है इसका नाम सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, ओवो टेस्टिकुलर DSD। तो ओवो पहले क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो मोस्ट कॉमन पैटर्न मिलता है वो 46XX मिलता है तो दोनों है, बट 46X ज़्यादा कॉमन, इसलिए इसको ओवो टेस्टिकुलर DSD बोलते हैं। और ये एक ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है। तो अगर हम बात करें कि अदर पैटर्न क्या मिलता है, तो अदर पैटर्न जो रहता है इसमें 46XX 46XY मतलब दोनों मिल रहे हैं, ये भी मिल सकता है, और कई बार सिर्फ 46XY मिलता है। तो ओवरऑल मोस्ट कॉमन 46XX मिलता है। तो अगर हम बात करें कि ये तीनों जो हैं फीमेल में हैं, ऊपर हम जो पढ़ रहे थे तीनों वो मेल वाले थे। तो अगर हम बात करें DSD की कि मिलता क्या है, तो इसमें क्या रहता है स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है। MRKH में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है। मुलेरियन एनोमली, ये गोनेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो मुलेरियन डक्ट होता है, मुलेरियन डक्ट क्या बनाता है, फैलोपियन ट्यूब्स बनाता है, फिर यूट्रस बनाता है और अपर पार्ट ऑफ वजाइना बनाता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये स्ट्रक्चरल एनोमली है। टर्नर की बात करें तो ये क्रोमोसोमल एनोमली है, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, सेक्स क्रोमोसोमल। और ओवो टेस्टिकुलर की बात करें तो इसमें ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू सेम इंडिविजुअल में मिलता है, और ये टिश्यू होता है, टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि इसमें मुलेरियन MRKH में जो मुलेरियन डक्ट है होता है ये फीमेल है। अब फीमेल में क्या होता है, मुलेरियन डक्ट का डेवलपमेंट जरूरी है, उससे क्या बनेगा,
फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना जो 2/3 वेजाइना होता है। तो ऐसे केस में मुलेरियन डक्ट जो रहता है डेवलप नहीं करता है, इसलिए मुलेरियन एजेनेसिस होता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इसमें जो रहता है मोनोसोमी एक्स हो जाएगा, तो इसमें गोनेट्स ओवरीज में प्रॉब्लम आती है। तो ओवरीज में जो रहेगा, ओवरीज कैसे रहेंगे, स्ट्रीक ऐसे फाइब्रस टिश्यू जैसा रहेगा। जबकि ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर में रहता है, इसमें भी गोनेट्स में डिफ्रेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें जो रहता है मोजाइक पैटर्न रहता है या काइमेरिज्म रहता है। मोजाइक और काइमेरिज्म में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस ये रहता है कि काइमेरिज्म में मेल फीमेल दोनों एक साथ रहते हैं। तो अगर 46XX के साथ 46XY है तो इसको काइमेरिज्म बोलेंगे। फिर अगर हम बात करें गोनेट्स की, तो MRKH जो है जिसमें मुलेरियन डक्ट है, तो उसमें सिर्फ डक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मुलेरियन एजेनेसिस बोल रहे हैं। उसमें ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं और एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है। प्रॉब्लम क्या रहती है उसमें कि जो यूट्रस है और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना जो उससे डेवलप कर रही है इंटरनल ऑर्गन मुलेरियन डक्ट से, वो डेवलप नहीं करती हैं। जबकि टर्नर में बात करें तो टर्नर में एक एक्स कम है तो गोनेट्स में प्रॉब्लम आती है। इस गोनेट जो रहेगा स्ट्रीक गोनेट्स ऐसे फाइब्रस टिश्यू की तरह रहेगा। बाहर से वो देखने में एक्सटर्नल जेनेटेलिया बिल्कुल नॉर्मल होगा और छोटा सा यूट्रस भी रहता है, यूट्रस छोटा सा डेवलप करता है हाइपोप्लास्टिक। जबकि ओवो टेस्टिकुलर डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें या तो एक मिलेगा टिश्यू जिसमें ओवरीज है और टेस्टिस है, दोनों कंपोनेंट है। तो ये रहा ओवो टेस्टिस इसको बोलेंगे, या जो है ओवरीज भी है और टेस्टिस भी है, दोनों मिल रहे हैं। तो ओवो टेस्टिस एक साथ भी मिल सकता है, ओवरी टेस्टिस भी मिल सकता है, इसलिए इसको ओवो टेस्टिकुलर DSD बोलते हैं। और इसीलिए ये ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है क्योंकि इसमें दोनों मिल रहा है। फिर अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटल्स की बात करें तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स हमने देख लिया था कि टर्नर सिंड्रोम में नॉर्मल बाहर से वो फीमेल दिख रहा है, यूट्रस भी ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ओवो टेस्टिकुलर में तो इसमें अंदर तो दोनों दिख रहा है, बाहर भी दोनों दिख रहा है, कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें एम्बिगुअस जेनेटिलिया ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें अंदर से लेके बाहर दोनों होता है। तो अगर हम बात करें इंटरनल ऑर्गन की तो यूट्रस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कितना ओवेरियन टिश्यू है। अब बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी में अगर हम बात करें मुलेरियन डक्ट, मुलेरियन एजेनेसिस, मुलेरियन MRKH है। तो MRKH में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल नॉर्मल होंगे क्योंकि ओवरीज नॉर्मल है। इसमें जो रहेगा, अब यूट्रस में प्रॉब्लम है तो इसमें एमेनोरिया की प्रॉब्लम रहती है, एमेनोरिया होगा। अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम में तो टर्नर पे जो है गोनेट्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो एस्ट्रोजन कम होगा तो ब्रेस्ट अच्छे से नहीं डेवलप करेगा और एमोनोरिया होगा। जबकि अगर हम ओवो टेस्टिकुलर की बात करें तो इसमें जो प्यूबर्टी रहती है वो किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा टिश्यू ज़्यादा है, ओवो ज़्यादा है कि टेस्टिस ज़्यादा है। तो ओवो टेस्टिकुलर इसलिए नाम है। तो ये लड़का भी बन सकता है, लड़की भी बन सकता है, तो ये इसमें मिक्स्ड रहता है, कुछ भी हो सकता है। फर्टिलिटी की बात करें तो जो ये MRKH रहेगा इसमें तो यूट्रस ही नहीं है, तो फर्टिलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जबकि टर्नर में बात करें तो कोई ओवरीज ही नहीं है, स्ट्रिक ओवरीज है, तो इसमें भी जो रहता है नहीं प्रॉब्लम आती है। तो MRKH की तरह इसमें भी अगर हम बात करें टर्नर में तो वो साइट्स नहीं होती हैं। अगर हम बात करें ओवो टेस्टिकुलर में तो ओवो टेस्टिकुलर में कुछ प्रेगनेंसीज रिपोर्टेड है, वैसे मान के चलते हैं कि मुश्किल ही रहता है। हार्मोनल पैटर्न्स की बात करें तो इसमें हार्मोन्स में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में जो रहेगा ओवरीज में नहीं है तो एस्ट्रोजन कम होगा और उसकी वजह से FSH LH भी बड़ा रहता है। अब अगर हार्मोनल पैटर्न ओवो टेस्टिकुलर की बात करें तो मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड रहेगा, कोई भी एंड्रोजन एस्ट्रोजन मिक्स पैटर्न मिलेगा, तो ये ज़्यादातर इसमें सिम्टम्स मिक्स्ड ही रहेंगे। फिर हार्मोनल पैटर्न के बाद एसोसिएटेड फीचर्स क्या रहते हैं, MRKH में कई बार किडनी और वर्टिब्रा में प्रॉब्लम आती है, रीनल और वर्टिब्रल अनोमलीज होता है। जबकि टर्नर में हाइट एकदम छोटी रहती है और वो अपनी गर्दन मोड़ नहीं पाती है क्योंकि वेब्ड नेक रहता है, टर्न नहीं कर पाती है अपनी गर्दन, वेब्ड नेक रहता है, शॉर्ट स्टेचर रहता है और इसीलिए उसको छोटा हाइट दे दिए कि पूरा ही घूम जाए। और इसमें जो है कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज भी मिलता है और रीनल एनोमलीज मिलेगा लाइक MRKH के साथ। जबकि अगर हम ओवर टेस्टिकुलर की बात करें तो ये सिर्फ DSD है, इसमें कोई और सिंड्रोमिक पैटर्न नहीं मिलता है। फिर अगर हम बात करें कि DSD में क्लू क्या रहेगा तो हमें पता चलेगा MRKH है तो इसमें गोनेट्स नॉर्मल रहेंगी और मुलेरियन स्ट्रक्चर्स एब्सेंट रहता है। अगर हम बात करें टर्नर में तो गोनेट्स स्ट्रीक रहती हैं, हाइट छोटा रहता है और क्रोमोसोम्स में XO पैटर्न मिलता है। जबकि ओवो टेस्टिकुलर में ओवो टेस्टिस हॉल मार्क होता है। अब अगर हम बात करें कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, तो जो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एड्रिनल हमने जो पढ़ा जिनकी वजह से DSD हो रहा है, तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें भी जो रहता है यूजुअली
जो रहता है 3 तरह का होता है। एक होता है सॉल्ट वेस्टिंग। सॉल्ट वेस्टिंग में क्या रहता है यूजुअली कि बचपन में 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसमें जो रहता है कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो रहता है वो तो कम होता ही है, प्लस एल्डोस्टेरॉन भी कम हो जाता है। अब एल्डोस्टेरॉन जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट का बीपी इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, और इसकी वजह से जो रहता है इसकी वजह से बहुत सीवियर सॉल्ट का वेस्ट होगा, तो इसलिए सॉल्ट वेस्टिंग बोलते हैं। फिर अगला अगर हम बात करें तो सॉल्ट वेस्टिंग को ही क्लासिक भी बोलते हैं। तो जो क्लासिक 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है वो यही है। फिर जो दूसरा रहता है कि अगर सिर्फ अगर एल्डोस्टेरॉन नॉर्मल रहा तो इसको में सिर्फ क्या होगा प्रॉब्लम, विरिलाइजिंग का। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल विरिलाइजिंग होगा। वही एंजाइम डेफिशिएंसी वही हो रहा है, बट एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, तो सिंपल विरिलाइजिंग होगा। इसमें यूजुअली मेल्स होते हैं, नॉर्मल मेल्स। और तीसरा रहता है, एक होता है नॉन क्लासिक बोलते हैं। नॉन क्लासिक में जो रहता है पार्शियल ब्लॉक होता है, कंप्लीट ब्लॉक नहीं होता है, पार्शियल ब्लॉक होता है। जबकि इन दोनों में सेम ब्लॉक रहता है और इसमें पार्शियल ब्लॉक होता है नॉन क्लासिक में। तो इसमें जो रहता है थोड़ा बहुत सिक्रेशंस होता रहेगा, तो उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम जो रहता है एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। अब 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होता है तो इसमें जो रहता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम लिखते हैं CYP21A2। तो इस तरीके से लिखते हैं CYP21A2, 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो इसमें यूजुअली क्या होगा कि दो कार्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उसी की तरीके से अगला जो रहता है वो रहता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, और तीसरा जो रहता है 3 बीटा HSD डेफिशिएंसी। तो होता क्या है, ये जो रहते हैं तीनों मेनली क्लासिक टाइप के जो DSD होते हैं, क्लासिक DSD जो होता है, जो कॉमनली होता है, वो इन तीनों से एसोसिएटेड रहता है। उसमें भी ज़्यादातर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। तो अगर हम बात करें 11 बीटा, तो इसमें भी कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम हो जाता है। और 11 बीटा जो रहता है CYP11B1 लिखते हैं इस तरीके से। तो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। और अगर हम 3 बीटा की बात करें तो इसमें जो रहता है पूरा स्टेरॉइडल पाथवे ब्लॉक हो जाता है। कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन के साथ जो रहता है पूरा का पूरा स्टेरॉइड पाथवे ब्लॉक हो जाएगा। तो आउटकम क्या होगा, अगर हम बात करें 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या रहता था, कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो रही थी, तो 17 OHP बढ़ने लगता है। 17 OHP जब बढ़ने लगता है, और तो सारा पाथवे जो रहता है किधर शिफ्ट हो जाता है, एंड्रोजन की सिंथेसिस में। तो एंड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाएगा। फिर अगर हम बात करें 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में, तो इसमें जो रहता है इसमें भी एंड्रोजन बढ़ने लगता है। और अगर हम बात करें 3 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, तो इसमें जो रहता है एंड्रोजन जो रहता है माइल्ड रहते हैं, दिया और सल्फेटेड दिया बढ़ने लगते हैं। फिर अगर हम बात करें 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी का, तो जो सॉल्ट रहता है इसमें दोनों फॉर्म मिलता है। सॉल्ट वेस्टिंग मिलेगा तो उसको क्लासिक बोलेंगे, या सिंपल विरिलाइजिंग भी मिलता है। जबकि 11 बीटा में कोई भी सॉल्ट वेस्टिंग नहीं मिलता है। और इसमें जो बेसिकली रहता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो रहता है DOC वो बढ़ जाता है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्शन कराता है। तो 11 बीटा में क्या रहता है, बेटा उसका डॉक्टर बन जाता है, तो डॉक्टर बन के बढ़ जाता है, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रहता है। तो इसमें सिर्फ एंड्रोजन बढ़ रहा है 21 में, जबकि 11 में एंड्रोजन के साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन द फॉर्म ऑफ डॉक बढ़ रहा है। जबकि 3 बीटा में सिर्फ माइल्ड एंड्रोजन बढ़ता है। तो सॉल्ट वेस्टिंग जो रहता है 21 हाइड्रोक्सिलेज में रहेगा, और 3 बीटा में भी रहता है सॉल्ट वेस्टिंग। तो 3 बीटा और 11 हाइड्रोक्सिलेज में सॉल्ट वेस्टिंग रहेगा। तो होगा क्या, अब हमने देखा इन तीनों में क्या है, एंड्रोजन जो तीनों है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 3 बीटा HSD, इन तीनों में क्या हो रहा है, एंड्रोजन्स ज्यादा हो रहा है। 3 बीटा में एंड्रोजन्स उतना ज्यादा नहीं है, तो होगा क्या, विरिलाइजेशन। अगर फीमेल है तो फीमेल में क्या होगा, विरिलाइजेशन। तो उसमें जो रहेगा विरिलाइजेशन से क्या होता है, क्लिटरोमेगैली मिल सकती है, और लेबिया और स्क्रोटल फ्यूजन मिल सकता है। तो ये विरिलाइजेशन होता है। सेम विरिलाइजेशन जो रहेगा 11 बीटा में भी मिल सकता है। अगर हम बात करें 3 बीटा में क्या होगा, तो इसमें जो रहता है अर्ली ब्लॉक हो रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी ब्लॉक हो रहा है। तो जल्दी ब्लॉक होने की वजह से जो रहता है एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया हो जाता है, क्योंकि ये अर्ली प्रेजेंट कर रहा है। अर्ली प्री नेटली अगर फीटर में बात करें तो जल्दी होता है, तो इसकी वजह से अर्ली ब्लॉक की वजह से एम्बिग्यूअस जेनेटिलिया मिलेगा। अगर कोई मेल होगा, अगर मेल में अगर यही सेम चीज हो रहा है, तो एंड्रोजन ज्यादा हो रहा है, तो एंड्रोजन ज्यादा होने से मेल पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि मेल एक्स्ट्रा जेनेटिलिया नॉर्मल होगा, और उनमें जो रहेगा
अर्ली प्यूबर्टी हो सकता है। अगर हम बात करें तो प्यूबर्टी अर्ली हो सकता है और पेनाइल एनलार्जमेंट हो सकता है। ये एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है। जबकि हम 3 बीटा में क्या पढ़ रहे थे, अर्ली ब्लॉक हो रहा है तो इसमें क्या होगा, अंडर विरिलाइज्ड रहेंगे और एम्बिगुअस जेनेटेलिया। तो अगर हम बात करें 3 बीटा, तो 3 बीटा में हमें याद रखना है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब हो गया कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा है मेल है या फीमेल है। तो दोनों सेक्स में सेम प्रॉब्लम आएगी, एम्बिगुअस होगा। इसमें हाइपोस्पेडियास भी मिलता है अगर मेल रहेगा तो ये प्रॉब्लम रहेगी। अब आगे बात करें इंटरनल जेनेटेलिया का, तो एंड्रोजन ज़्यादा होगा। अब एंड्रोजन ज़्यादा हो रहा है तो उससे होगा क्या, एंड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगा। और मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगा तो अगर कोई फीमेल होगी तो अगर हम बात करें तो मुलेरियन डक्ट रिग्रेस हो जाएगा एक्स में, और ओवरीज जो रहेंगी वो नॉर्मल रहेंगी। ये चीज़ रहेगा। और ऐसा ही सेम चीज़ रहेगा 21 हाइड्रोक्सीलेज डेफिशिएंसी में। फिर अगर हम बात करें 3 बीटा में तो उसमें सेम यही रहेगा, एम्बिगुअस। तो एम्बिगुअस वर्ड जो है 3 बीटा के लिए याद रखना है, इंटरनल ऑर्गन भी एम्बिगुअस हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें 21 हाइड्रोक्सिलेज की 11 बीटा, तो इसमें क्या रहेगा, मुलेरियन डक्ट रिग्रेस कर जाएगा अगर फीमेल होगी तो। फिर अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर में हमने क्या पढ़ा, इसमें जो रहता है एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी जो रहती है हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, नॉर्मल भी रह सकता है। तो ये क्लासिक टाइप का होता है, एक नॉन क्लासिक टाइप का जिसमें सॉल्ट वेस्टिंग होता है। तो यूजुअली हम बात करें नॉर्मल रह सकता है या लो रह सकता है। जबकि इसमें क्या रहता है, उसका बेटा डॉक्टर बन गया 11 बीटा, तो हाइपर टेंशन होता है। और जबकि इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी नॉर्मल या लो हो सकता है। अगर हम डीएसडी पैटर्न की बात करें तो डीएसडी पैटर्न हमने जो था, अगर 3 बीटा में हमने क्या याद किया है कि एम्बिगुअस होगा, चाहे कोई भी सेक्स हो तो एम्बिगुअस मिल रहा है 3 बीटा में। अगर हम बात करें 21 में तो उसमें क्या मिल रहा है, अगर फीमेल होती है उसमें विरिलाइजेशन मिलता है और मेल में नॉर्मल मिलता है। इतना ज़्यादा विरिलाइजेशन होता है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं वो एब्सेंट ही होते हैं कई बार। और जबकि अगर हम बात करें 11 में भी उसमें विरिलाइजिंग डीएसडी मिलेगा। और अगर मेल है तो हाइपर एंड्रोजन्स मिलते हैं। हाइपर एंड्रोजन्स में पेनिस लंबा हो जाता है और जल्दी प्यूबर्टी आ जाती है। डायग्नोस्टिक मार्कर क्या होगा, 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज है तो उसमें जो रहेगा 17 OHP मार्कर होगा, क्योंकि ये प्रिकर्सर रहता है जो कन्वर्ट होता है तो ये प्रिकर्सर बढ़ जाएगा, 17 OHP बढ़ेगा। अब 11 हाइड्रोक्सिलेज में जो रहेगा 11, हमने क्या पढ़ा कि इसमें डॉक बढ़ रहा है तो ये रहा है डी ऑक्सीकॉर्टिसोल, तो 11 डी ऑक्सीकॉर्टिसोल बढ़ रहा है तो 11 डी ऑक्सीकॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। और अगर हम बात करें एम्बिगुअस की बात करें 3 बीटा में, तो 3 बीटा में जो रहेगा दिया और सल्फेटेड दिया ये बढ़ जाएगा, तो दिया सल्फेटेड दिया बढ़ेगा। और डेल्टा 4 एंडोस्टीन डायन जो रहेगा वो कम रहता है, तो डेल्टा 4 एल्डोस्टीन डायन कम हो जाता है। फिर अब बात करें नॉन क्लासिक या रेयर टाइप के जो रहते हैं कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, जो कि डीएसडी कॉज कराते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो एक होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं होना है, ये 17 OHP जो बढ़ रहा है वो 21 में बढ़ रहा है। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो रहता है इसमें एंजाइम किसकी डेफिशिएंसी होगी, 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज या 17-20 लाइएज भी बोलते हैं इसको। जबकि दूसरा जो रहता है वो रहता है पोर डेफिशिएंसी, POR पोर डेफिशिएंसी। इसका दूसरा नाम क्या रहता है, एंटली बिक्सलर वेरिएंट। तो पोर डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं, एंटली बिक्सलर वेरिएंट। तो ये रहता है। और तीसरा रहता है स्टार डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है लिपोइड कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया भी बोलते हैं। तो स्टार डिफेक्ट में स्टार प्रोटीन का डिफेक्ट हो जाता है। अब पोर डेफिशिएंसी में पोर क्या होता है, P40 ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो ये P का मतलब हो गया P450, O का मतलब होता है ऑक्सीडो, R का मतलब होता है रिडक्टेज। तो इसमें क्या रहता है, मल्टीपल एंजाइम्स अफेक्ट होता है। इसको बोलते हैं AB वेरिएंट, AB डिविलियर्स की तरह। एंड आंटी बिक्सलर है, तो बिक्सलरी आंटी जो रहती है बॉटल में छेद कर देती है। तो एंटली बिक्सलरी, तो एंटली बिक्सलर वेरिएंट पोर डेफिशिएंसी हो जाता है, तो मल्टीपल छेद कर देती है, मल्टीपल एंजाइम डिफेक्ट हो जाते हैं, P450। फिर तो अगर हम 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल तो कम होता ही है, साथ में एंड्रोजन्स और स्ट्रोजन्स भी कम हो जाते हैं। ना एंड्रोजन ज़्यादा है ना स्ट्रोजन ज़्यादा है। अगर हम पोर की बात करें तो पोर में बहुत सारे पाथवे ब्लॉक होते हैं। पाथवे कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, 17 OHP कन्वर्जन, 17-20 लाइएज और पार्शियल 21 OSD। तो ये रहता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें लिपोइड कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया स्टार डिफेक्ट, तो स्टार डिफेक्ट में अगर स्टार प्रोटीन में डिफेक्ट हो गया तो कोलेस्ट्रॉल पाथवे में ब्लॉकेज आता है और
बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल प्रेग्नेनोलोन में कन्वर्ट हो रहा है वो नहीं हो पाता है। तो पोर डेफिशिएंसी जो रहता है उसमें बहुत सारे नंबर का होता है कि 17 OHP कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है, 1720 का लाइएज नहीं हो पा रहा है और 21 OHD नहीं हो पा रहा है। तो हार्मोन कौन सा ज़्यादा होगा ये हमें याद करना है मेनली। तो 71 हाइड्रोक्सिलेज अगर डेफिशिएंसी हो रहा है तो इसमें डॉक बढ़ता है जस्ट लाइक 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की तरह इसमें भी डॉक बढ़ जाएगा। तो सिम्टम्स भी वैसे ही आएंगे, इसमें हाइपरटेंशन होगा और सेक्स स्टेरॉइड्स कम रहते हैं। जबकि पोर डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें मिक्स पैटर्न मिलेगा। तो मिक्स पैटर्न हमने किसकी तरह याद किया था? मिक्स पैटर्न जो था बीटा, ये जो ऊपर हमने तीसरा वाला जो याद किया था 3 बीटा जो था 3 बीटा HSD डेफिशिएंसी, उसी की तरह पोर डेफिशिएंसी भी होता है। तो 3 बीटा HSD डेफिशिएंसी, तो इसके भी फीचर्स कैसे रहेंगे? एम्बिगुअस और एम्बिगुअस। तो अभी हम देखेंगे इसको। फिर अगर हम लिपोइड की बात करें तो लिपोइड में क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बन रहा है तो नो स्टेरॉइड हार्मोन, सब कुछ कम हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, अगर फीमेल है 46X है तो उसमें एंड्रोजन एस्ट्रोजन की कमी हो जाएगी, तो एंड्रोजन नहीं रहेगा तो फीमेल का जो रहेगा नॉर्मल सब कुछ होगा, कोई भी विरलाइजेशन नहीं होगा। बट अगर वही मेल जेनाइटल्स में, तो एंड्रोजन की कमी की वजह से अंडर विरलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो रहता है बेसिकली जेनाइटल्स अंडर विरलाइज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एंड्रोजन्स की कमी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि जो पोर वेरिएंस है, पोर वेरिएंस में क्या रहेगा? एम्बिगुअस मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों में एम्बिगुअस मिलेगा। स्केलेटल मैल्फॉर्मेशन मिल सकता है बट एम्बिगुअस मिलेगा, ये याद रखना है। फिर अगर कोलेस्ट्रॉल में अगर स्टार में डिफेक्ट हो गया तो अगर हम बात करें कि कोई भी एंड्रोजन नहीं रहेगा तो फीमेल जो है नॉर्मली डेवलप करती है, नॉर्मल फीमेल एक्सटर्नल जेनेटल्स रहेंगे। और फीमेल रहेगा तो फीमेल अगर रहेगा तो कम्प्लीटली फीमेल एक्सटर्नल, तो फीमेल पूरा बन जाएगा, एंड्रोजन्स नहीं रहते। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से क्या हम समझे कि मेल बनने के लिए एंड्रोजन्स की जरूरत होती है, बट फीमेल बनने के लिए अगर उसमें प्रॉब्लम होगी तो ऑटोमेटिकली सब कुछ फीमेल में चेंज हो जाता है। अब बात करें सॉल्ट बैलेंस की बात करें तो इसमें जो रहता है, अगर हमने पढ़ा 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, तो इसमें जो पेशेंट रहता है इसमें ब्लड प्रेशर होगा, डॉक बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया होगा। तो इसमें डॉक बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन और हाइपोकैलेमिया होता है। जबकि पोर में क्या रहता है? पोर में बेसिकली जो रहता है कई सारे मिक्स पैटर्न मिलता है। तो कई बार क्या रहता है, यूजुअली नॉर्मल भी रह सकता है या माइल्ड कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी भी हो सकती है। फिर अगर हम बात करें सॉल्ट क्राइसिस, तो सॉल्ट क्राइसिस इसमें मिलेगा स्टार डिफेक्ट में, क्योंकि कोई भी एल्डोस्टेरोन नहीं है, तो सॉल्ट वेस्टिंग क्राइसिस मिल सकता है। इंटरनल जेनेटर्स की बात करें कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हो रहा है तो उसमें एंड्रोजन्स कम बनेंगे, तो क्या होगा? एंड्रोजन्स कम बनेंगे तो ओवरीज नॉर्मल रहेगा। और इसी तरीके से सेम पोर में क्या होगा? यहाँ पे जो रहेगा स्ट्रक्चर्स अंदर के नॉर्मल बनते हैं, एम्बिगुअस नहीं रहता है। और इसी तरीके से स्टार डिफेक्ट में भी नॉर्मल रहता है। अगर हम बीपी की बात करें तो 17 में क्या होगा? डॉक बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ जाएगा और पोटेशियम कम हो जाएगा। जबकि अगर हम पोर डेफिशिएंसी की बात करें तो बीपी नॉर्मल रहता है। और अगर हम बात करें स्टार डेफिशिएंसी की तो उसमें एल्डोस्टेरोन की कमी हुई तो हाइपोनेट्रीमिया होगा और हाइपर कैलेमिया होता है। डीएसडी की पैटर्न की बात करें तो डीएसडी हमने देख लिया है। तो यूजुअली क्या रहता है, अगर मेल रहेगा तो अंडर विरलाइज रहेगा और फीमेल रहेगा तो नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें पी पोर की, तो पोर में क्या मिलेगा? एम्बिगुअस 3 बीटा जो रहता है एम्बिगुअस रहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि डीएसडी पैटर्न जो स्टार में मिलेगा तो उसमें जो रहेगा अंडर विरलाइज रहेगी। अंडर विरलाइज अगर मेल रहेगा तो अंडर विरलाइज और फिनोटाइप फीमेल मिलता है। तो डायग्नोस्टिक मार्कर देख लेते हैं तो उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है तो उसमें डॉक बढ़ रहा है, डॉग बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो रहा है। फिर दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉन भी बढ़ रहा है और एंड्रोजन्स कम हो जा रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं, डॉग बढ़ रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स कम हो जा रहे हैं। जबकि पोर डेफिशिएंसी में प्रेग्नेनोलोन बढ़ रहा है, 17 OHP बढ़ रहा है और इसमें बेसिकली स्केलेटल डिफेक्ट मिल सकता है और एटिपिकल पैटर्न भी मिलता है, एम्बिगुअस टाइप का पैटर्न मिलेगा। और अगर हम लिपोइड या स्टार डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें सारे स्टेरॉइड्स बहुत कम होंगे, तो ACTH बहुत बड़ा होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा कि एम्बिगुअस जो है वो किसमें मिल रहा है? 3 बीटा में मिल रहा है और पोर डेफिशिएंसी, ये हमें याद रखना है। एम्बिगुअस जेनेटिलिया 3 बीटा और पोर डेफिशिएंसी में मिल रहा है। विरिलाइजिंग, अगर विरिलाइजेशन किसमें हो रहा है? अगर कोई फीमेल है और विरिलाइज हो जा रही है तो फीमेल विरिलाइज कब होगी? जब एंड्रोजन ज्यादा होता है। और एंड्रोजन ज्यादा होता है तो हम लोग पहले नंबर पे कौन था? पहला वाला 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज और दूसरे नंबर पे कौन था? 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो
21 अल्फा और 11 बीटा, इसमें विरलाइजेशन मिल रहा है फीमेल्स में। तो विरलाइजिंग डीएसडी किसमें मिल रहा है? 21 अल्फा 11 बीटा। जबकि अगर हम बात करें अंडर विरलाइजेशन, अगर मेल है, मेल जो है अंडर विरलाइज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसमें एंड्रोजन्स की कमी हो रही है, एंड्रोजन्स कम बन रहा है। तो एंड्रोजन्स कम किसमें हो रहा है? 17 अल्फा OHD में एंड्रोजन्स कम हो रहा है, लिपोइड वाले में एंड्रोजन्स कम हो रहा है। तो इसकी वजह से फिनोटाइप फीमेल रहता है।